A very good morning, students. I am हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, जो कि लास्ट चैप्टर है आपका क्लास 8 की हिस्ट्री का, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था ना, इंडिया, उसके बाद क्या हुआ था हमारे देश का, कैसे जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हुए थे, ठीक है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू किए गए थे, फिर पार्टीशन भी हुआ था हमारी कंट्री का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आज़ादी के बाद इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। यहाँ पे आपको बताया गया कि नया नेशन तो बना हमारा, ठीक है, आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा जो है कंट्री वो डिवाइड भी हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम्स लोग जो है वो चाह रहे थे कि हम डिवाइड होके पाकिस्तान में चले जाएं, डिवीज़न हो जाए, हम अलग से रूल करें। तो यहाँ पे डिवीज़न भी हुआ था, इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तो वहीं पढ़ेंगे हम इसमें। When India became independent in August 1947, जैसे कि आपको पता है 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो इट फेस्ड अ सीरीज़ ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंजेस। अब आज़ाद तो हो गया था, लेकिन उसके बाद भी कई सारे ऐसे चैलेंजेस थे जो इंडिया ने फेस किए थे। ठीक है, बहुत सारी चुनौतियाँ इंडिया के सामने आई थी आज़ाद होने के बाद भी। As a result of partition, 8 million refugees had come into the country from what was now Pakistan. Like 8 मिलियन रिफ्यूजीज़ मतलब क्या लोग वो होते हैं जो एक देश को छोड़ के, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे आते हैं। तो देखिए, अब जो पाकिस्तान वाला एरिया था ना, पहले तो पूरा एक ही था इंडिया, ऐसे पाकिस्तान अलग से डिवाइड नहीं था। तो पाकिस्तान वाले एरिया में जो सिख लोग थे, जो पंजाबी लोग थे, वो मतलब पाकिस्तान छोड़ के फिर कहाँ पे आए, इंडिया पे आए। ठीक है, और इंडिया से जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान गए। तो लगभग 8 मिलियन रिफ्यूजीज़ थे। इतने ज़्यादा लोग जो हैं पाकिस्तान से इंडिया आए थे, सिख लोग। तो दीज पीपल हैव टू बी फाउंड होम्स एंड जॉब्स। अब वहाँ तो इनके पास, जब ये पाकिस्तान में वहाँ रह रहे थे सिख लोग ये, तो वहाँ इनके पास क्या था, घर थे रहने के लिए, जॉब्स थी वहाँ करने के लिए। लेकिन जब वहाँ से ये लोग इंडिया आए तो इनके पास ना जॉब थी करने के लिए, ना कोई घर था इनके पास रहने के लिए। तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी ये, ठीक है, कंट्री के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे या फिर इंडिया से पाकिस्तान गए थे। सो देन देयर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, और उस टाइम पे ना इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स भी थे, मतलब ऐसे स्टेट्स भी थे जहाँ, अब तो देखिए कहीं राजा नवाब, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट है हमारी, बस प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे लोग होते हैं। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिया आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पर उस टाइम पर भी प्रिंसेस थे, मतलब राजा नवाब लोग, वहाँ पे महाराजा लोग राज्य करते थे। तो ऐसे लगभग 500 लोग वहाँ पे थे जो ईच रूल बाय महाराजा और नवाब, और ऐसे 500 लोग वहाँ पे थे जो कि मतलब महाराजा या नवाब वहाँ पे रूल कर रहे थे। और मतलब वो लोग भी चाहते थे कि हमारा अलग से देश बने, अलग से बने। तो देखिए, अगर इंडिया है उसमें अलग से 500 ऐसे फिर और अलग से देश बनेंगे तो फिर तो कितना ही बड़ा हो जाएगा ना। तो जो ये महाराजा और नवाब है, इनको बोला गया कि तुम एक न्यू नेशन whom had to be persuaded to join the new nation, तुम इंडिया को ही ज्वाइन करो, अलग से डिमांड मत करो, इंडिया को ही ज्वाइन करो। ठीक है, तो द प्रॉब्लम ऑफ द रिफ्यूजीज़ एंड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। तो ये जो प्रॉब्लम थी, जो रिफ्यूजीज़ थे जो पाकिस्तान से इंडिया आए हुए थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे महाराजा नवाब लोग जो है राज रूल कर रहे थे, इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी एड्रेस करके सॉल्व करना था। So in the longer term, the new nation had to adopt a political system that would best serve the hopes and expectation of its population. तो मतलब लाइक हमें एक जो हमारा न्यू नेशन था, जो हमारा इंडिया नई कंट्री बनी थी आज़ाद होने के बाद, तो इसमें क्या है, हमें उन लोगों को ना एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसे लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन लेके आने थे जो कि क्या हो, जो यहाँ की कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो नीड्स है उसको भी मीट करे, पॉपुलेशन की एक्सपेक्टेशन को मीट करे। मतलब जो पॉपुलेशन कंट्री से ज़्यादा चाहती है, वहाँ की पॉपुलेशन उस कंट्री से चाह रही है, तो वही चीज़ें उनको मिले। तो ऐसा हमें नेशन बनाना था जिसमें कि अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम हो। लॉन्ग टर्म गोल यही था, मतलब कि लंबे समय के लिए हमें यही चीज़ें करनी थी। अब देखिए यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है,
यहाँ पे ये भीड़ है कि जब महात्मा गांधी की अस्थियाँ जो है इलाहाबाद में 1948 में अस्थियाँ उनकी दी जा रही थी यहाँ पे नदी में। तो देखिए ना, लेस देन 6 मंथ आफ्टर इंडिपेंडेंस द नेशन वॉज इन मॉर्निंग। तो 6 महीने जैसे ही मतलब देश आज़ाद हुआ, 6 महीने से भी कम में जो नेशन में एक बहुत ही दुखद घटना हो गई थी। पूरा नेशन शोक मना रहा था। इंडिपेंडेंस के 6 ही महीने भी नहीं हुए थे उस टाइम पे। तो क्या हुआ ना, लाइक 3 साल मतलब एक ही साल बाद, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ, हमारे महात्मा गांधी जो है उनकी डेथ हो गई। ठीक है, और उनकी जो डेथ हुई थी ना वो नाथूराम गोडसे ने की थी। गोली मार के उनकी नाथूराम गोडसे ने डेथ मतलब उन्हें मार दिया था महात्मा गांधी को। उन्होंने इसलिए मारा ना क्योंकि महात्मा गांधी जो बोल रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक साथ रह सकते हैं इंडिया कंट्री में। लेकिन नाथूराम गोडसे जो थे वो इस बात से एकदम डिसएग्री करके कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक साथ हारमोनी के साथ, एकता के साथ रह ही नहीं सकते हैं किसी एक कंट्री में। मतलब महात्मा गांधी जी जो थे ना वो मुस्लिम हिंदू सबको एकदम बिल्कुल बराबर सपोर्ट करते थे। लेकिन नाथूराम गोडसे ने बोला कि जो मुस्लिम्स और हिंदूज़ हैं वो एक साथ रह ही नहीं सकते एक कंट्री में एकता के साथ, शांति के साथ। तो वो महात्मा गांधी की बात उन्होंने नहीं मानी तो उन्हें गुस्सा आया होगा या जो भी है, तो उन्होंने क्या है महात्मा गांधी को गोली से मार दिया। तो उस इवनिंग को जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उन्होंने रेडियो, उस टाइम पे टीवी तो कुछ था नहीं, तो रेडियो में उन्होंने समाचार बताया, बोला भाई और बहनों कि जो हमारी देश की लाइट है वो चले गई है, हमारा देश क्या है डार्कनेस, चारों तरफ अंधेरा छा चुका है। क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था महात्मा गांधी जो थे वो कितने बिलव्ड लीडर थे, सारे जगह के लोग जो उन्हें कितना प्यार करते थे और कितना मानते थे ना। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लोग बोलते थे कि महात्मा गांधी मसीहा की तरह आई है। तो बोलते हैं कि जो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं रेडियो में कि फादर ऑफ नेशन अब नहीं रहे। ठीक है, तो ये सीन यही है कि जब गांधी जी की डेथ हो गई है तो उनकी अस्थियां बहाने के लिए यहाँ पे इलाहाबाद नदी में सारी भीड़ इकट्ठा हुई है। तो देखिए, अब इंडियाज़ पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज, ऑलमोस्ट 345 मिलियन। इट वाज आल्सो डिवाइडेड। अब देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन जो जनसंख्या थी जब देश आज़ाद हुआ था, तो सोचिए आप 345 मिलियन जो है इंडिया की पॉपुलेशन थी, लेकिन डिवाइड हो चुकी थी इंडिया की पॉपुलेशन। बताया ना आपको। फिर आज़ादी से पहले तो क्या था, पूरा जो एरिया ब्रिटिशर्स ने गुलाम कर रखा था वो इंडिया ही पूरा वो एक ही था। लेकिन बाद में चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे बाद में डिवाइड हुआ। ठीक है, लेकिन जो इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पे 345 मिलियन थी और वो डिवाइडेड थी। और डिवीज़न कैसा था ना, देयर वॉज अ डिवीज़न बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट, बिटवीन द मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियंस हु प्रैक्टिस्ड अदर फेथ्स। अब जो इतनी पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन डिवाइडेड थी। लाइक वहाँ पे हाई कास्ट और लो कास्ट के लोग थे, और ज़्यादातर लोग क्या थे, मेजॉरिटी जो थी लोगों की वो हिंदू लोगों की थी। ठीक है, इंडिया में हिंदू लोग ज़्यादा थे, और जो इंडियंस थे सब लोग अलग अलग चीज़ों को मानते थे, हर लोग अलग अलग धर्म थे, सबके एक चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे। और जो सिटीज़न थे इतनी बड़ी लैंड में वो क्या अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते थे, अलग अलग कपड़े वो पहनते थे। ठीक है, अलग तरीके का खाना खाते थे और अलग प्रोफेशन जो है वो करते थे मतलब। तो देखिए, यही बोल रहा है कि हाउ कुड दे बी मेड टू लिव टुगेदर इन वन नेशन स्टेट। अब इतने अलग अलग तरह के लोग इंडिया में प्रेजेंट है, उनकी बोली अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है, कास्ट अलग है, स्टेटस अलग है। ठीक है, अलग प्रोफेशन, जॉब्स करते हैं। तो इतने अलग अलग तरीके के लोग हम इंडिया में एक नेशन में कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वॉज एडेड टू द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। तो फिर यही था कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा लोग साथ भी आएंगे, यूनिटी मतलब एकता भी आएगी। तो यही था कि एकता और डेवलपमेंट दोनों साथ कराया जाएगा। तो इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था ना, जो वास्ट मेजॉरिटी थी इंडियंस की वो कहाँ रहते थे, विलेजेस में, गाँव में रहते थे। ज़्यादातर लोग इंडिपेंडेंस के टाइम पे शहरों में नहीं रहते थे, गाँव में रहते थे, क्योंकि इतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। तो फार्मर्स एंड पीजेंट डिपेंडेंट ऑन द मानसून फॉर देयर सर्वाइवल। जो किसान लोग थे वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने मतलब जीवन को चलाने के लिए मानसून पे ही निर्भर थे। मानसून मतलब बरसात का जो सीज़न था उस पर निर्भर थे, क्योंकि बरसातों में ही जब बारिश आती है उस टाइम पे फिर अच्छी फसल उगती है ना, तो उस पर निर्भर थे।
सो डिड द नॉन फार्म सेक्टर ऑफ द रूरल इकोनॉमी, ठीक है। और जो नॉन फार्म सेक्टर था, जो और काम करता था, वो भी फार्मर्स पे ही डिपेंडेंट थे, क्योंकि देखिए आजकल हम लोग भी तो फार्मर पे डिपेंडेंट है। भले ही हर किसी का अलग अलग प्रोफेशन हो, लेकिन खाने के लिए तो सबको चाहिए ना। और वो कहाँ से मिल रहा है? फार्मर जो क्रॉप्स उगा रहे हैं वहाँ से। तो अगर फार्मर ही लॉस में होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग भी लॉस में होंगे, हमें भी खाने को चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो मतलब जो नॉन फार्म सेक्टर थे, जैसे कि बार्बर, नाई हो गया, कारपेंटर हो गया, बुनाकार हो गया, लोहार हो गया, ये सारे लोगों को भी पैसा नहीं दिया जाता था इनके सर्विसेज के लिए, अगर क्रॉप्स अच्छे से नहीं उगती थी तो इन द सिटीज़ फैक्ट्री वर्कर्स लिव्ड इन क्राउडेड स्लम विद लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ और एजुकेशन केयर। अब देखिए गांव में तो लोग रह रहे थे, खेती वेती कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन शहरों में जो लोग रह रहे थे वहाँ पे बहुत ही क्राउडेड, बहुत ही मतलब बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे थे स्लम में, ठीक है। और वहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन थी, ठीक है। और एजुकेशन का भी एक्सेस था, थोड़ा बहुत एजुकेशन मिलती थी और थोड़ी बहुत जो हेल्थ केयर की फैसिलिटी थी। तो क्लियरली द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट मासेस आउट ऑफ पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाय प्रमोटिंग न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज। अब हम क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं कि जो देश में हमारे क्या गरीबी भी बहुत थी, तो अब गरीबी को देश से हटाना है तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी। मतलब अगर ये एक एरिया है, ठीक है, ये एरिया समझ लीजिए, मान लीजिए इसमें एक साल 100 किलो की खेती हो रही है, तो उसी अगले साल क्या है, उसी एरिया में 500 किलो की खेती हो रही है। तो लाइक ये देखिए कि प्रोडक्टिविटी अगले साल बढ़ गई है। प्रोडक्टिविटी मतलब सेम लैंड में अगर हम ज़्यादा क्रॉप्स उगा रहे हैं तो वो उसकी क्या है, प्रोडक्टिविटी है। तो हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी और नई नई जॉब्स और नई इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करनी थी, जिससे कि गरीब देश से क्या हो, गरीबी जाए। और यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो इन हैंड, और यूनिटी और डेवलपमेंट को साथ साथ लेके चलना था। इफ़ द डिवीजन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडिया वर नॉट हील्ड, दे कुड रिजल्ट इन द वायलेंट एंड कॉस्टली कन्फ्लिक्ट, हाई कास्ट फाइटिंग विद लो कास्ट, हिंदूज विद मुस्लिम एंड सो ऑन। मतलब ये था ना कि अगर हम जो बंटवारा था अलग अलग सेक्शन का इंडिया में, लाइक एक हाई कास्ट, लो कास्ट, ये सारी चीज़ें देखी जा रही थी, तो अगर इसे टाइम से सही नहीं किया जाता ना, तो इसके वजह से क्या होता, देश में वायलेंट होता, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते। जैसे कि जो हाई कास्ट के लोग हैं वो लो कास्ट से लड़ रहे होते, क्योंकि हाई कास्ट के लोग लो कास्ट को नीचा दिखाते, उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, हिंदू मुसलमान से लड़ रहे होते। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी थी, जो ये डिवीज़न हुआ था इसको भी जल्द से जल्द ठीक करना था। At the same time, if the fruits of economic development did not reach the broad mass of the population, it could create fresh division. और सेम टाइम में अगर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा बहुत हो भी रहा है, जो पैसा आ रहा है देश में, अगर वो कंट्री में जितने भी सारे लोग हैं उनको नहीं मिलता है, तो इससे भी जो है डिवीज़न होगा। जैसे कि कुछ लोग अमीर, जिनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जिनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है उनको क्या, वो लोग रिच हो जाएंगे, और फिर लोग गरीब रहेंगे, जो गरीब थे वो गरीब रहेंगे। तो इससे क्या होगा, रिच और पुअर का डिवीज़न होगा। और मतलब सिटीज़ जो शहर में रह रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं, उनमें डिवीज़न होगा, ठीक है। और ऐसे लोगों में डिवीज़न होगा कि जो रीज़न है इंडिया के, जहाँ पे थोड़ा बहुत है कि हाँ पैसा है, प्रॉस्परस है, वो आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, और जो रीज़न जहाँ पे थोड़ा पैसों की कमी है वो पीछे पीछे चढ़ते जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, तो उसका बराबर बंटवारा होना चाहिए, जिससे ये डिवीज़न ना हो गरीब अमीर का, जो कि है आजकल, ठीक है। तो देख, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन, अब संविधान लिखे गए। तो between December 1946 and November 1949, some 300 Indians had to a series of meeting on the country's political future. The meeting of this Constituent Assembly were held in New Delhi, but the participants came from all over the India and from different political parties. अब देखिए लाइक बिटवीन 1946 से नवंबर 1949 के बीच में क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी टाइम पे लिखा गया था। इस टाइम पे क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की कि कैसा संविधान होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कंट्री में, ये सारी चीज़ें तय करनी थी। तो लाइक लगभग 300 इंडियंस की एक मीटिंग बिठाई गई, जिसमें कि जो कंट्री का पॉलिटिकल फ्यूचर होगा, कैसे देश चलेगा, देश को कैसे चलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस किया गया। और जो मीटिंग हुई थी ना,
वहाँ पे क्या है वो न्यू दिल्ली में कराई गई थी मीटिंग, ठीक है, क्योंकि दिल्ली उस टाइम अच्छे से, जब ब्रिटिशर्स लोग थे तभी दिल्ली जो अच्छे से न्यू दिल्ली अच्छे से ही डेवलप हो गया था। तो न्यू दिल्ली पे मीटिंगें बिठाई गई थी, लेकिन जो पार्टिसिपेंट थे वो ऑल ओवर द इंडिया, मतलब इंडिया पे अलग अलग जगह से आए थे और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे थी, जो कि इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आगे जो पॉलिटिकल फ्यूचर होगा, संविधान से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो कैसी होनी चाहिए। जो डिस्कशन हुआ था उससे क्या हुआ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कि 26 जनवरी 1950 को फिर लागू हुआ था, ये जो भी नियम्स बने गए थे। तो देखिए एक फीचर बताया है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो वहाँ पे नियम बने थे ना, तो उसका एक फीचर था कि वॉज इट अडप्टेशन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट। इसमें था कि हर कोई व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है, जो इंडिया का नागरिक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ठीक है, भले ही वो किसी कास्ट का हो, क्या कोई रिलीजन हो उसका, कोई भी जेंडर हो उसका, वो वोट कर सकता है अगर उसकी एज क्या है, 21 साल से ऊपर है, ठीक है। तो वो नेशनल इलेक्शन जो इलेक्शन होंगे वो वोट कर सकता है। आज तो जो इलेक्शन वोट देने की एज है वो 18 साल है, और जो मतलब वोट देगा ना वो ये नहीं देखेगा कि उसकी जाति क्या है, उसकी धर्म क्या है, वो अपर कास्ट का है या लोअर कास्ट का है, वो मैन है या वुमेन है, ठीक है, वो रिच है या पुअर है, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाएगी। जो राइट टू वोट है वो हर एक इंडियन को होगा, जो भी इंडिया कंट्री में रह रहा है हर कोई भी क्या है वोट दे सकता है जिसकी एज 21 साल से ऊपर है। तो द रिवॉल्यूशनरी स्टेप वॉज फॉर नेवर बिफोर हैड इंडियंस बिन अलाउडेड टू चूज़ देयर ओन लीडर्स। तो देखिए ये पहले ऐसा नहीं होता था कि जो जनता है वो अपने लीडर्स जो है चूज़ करेगी। पहले जब राजा महाराजा लोग थे तो वो हेरिडिटरी पोजीशन थी, राजा बना, बाद में राजा मरा तो राजा का बेटा राजा बना। तो अब ऐसा नहीं था, जब देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद जो इंडिया की पॉपुलेशन थी उसको हक था कि वो अपना लीडर जो है चूज़ कर सकती है। लेकिन और कंट्रीज़ थी जैसे कि यूनाइटेड किंगडम था, वहाँ पे ऐसा नहीं था कि हर किसी को पहले अधिकार था वोट देने का। वहाँ पे क्या था ना, जो ये वोट देने का अधिकार था वो बटा हुआ था। जैसे कि जो पहले स्टार्टिंग में हुआ कि सिर्फ वो ही आदमी वोट दे सकते हैं जिनके पास क्या है थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। फिर उसमें क्या है मैन ऐड किए गए थोड़े बहुत कि फिर वो मैन भी वोट दे सकते हैं जो थोड़ा एजुकेटेड हैं। फिर थोड़ा और ऐड किया गया कि जो लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग क्लास मैन हैं, वो भी वोट दे सकते हैं। फिर फाइनली मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, तो उसके बाद ये हुआ कि अमेरिकन और वुमेन हैं और जो मैन हैं वो भी वोट दे सकती हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, स्टेजेस में नहीं आया वोटिंग सिस्टम कि हाँ पावरफुल लोग दे सकते हैं या फिर सिर्फ मैन दे सकते हैं। इंडिया में जब वोटिंग सिस्टम आया इंडिपेंडेंस के बाद तो ये आया कि हर कोई वोट दे सकता है, भले ही आदमी हो औरत हो, ठीक है, हर कोई वोट दे सकता है अगर 21 साल से ऊपर है। तो कोई भी क्लास, उसके जेंडर, कितना पढ़ा लिखा है, ये कुछ भी नहीं देखा गया। पहला फीचर तो ये था संविधान का कि राइट टू वोट, हर कोई वोट दे सकता है। अब दूसरा संविधान का फीचर ये था कि अ सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट गारंटीड इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल द सिटीजन्स, कि जो लॉ है, ठीक है, जो नियम है, देश का नियम कानून है, उसके आगे हर कोई सिटीजन्स इक्वल है। उसकी कास्ट या उसका रिलीजन कोई भी नहीं देखा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का खून करता है या कुछ भी करता है तो जो सज़ा एक लो कास्ट के पीपल को दी जाएगी जब वो खून करता है, तो वही सज़ा क्या होगी, जो एक अपर कास्ट का पीपल है वही सज़ा उसके लिए भी होगी। ऐसा नहीं है कि वो अपर कास्ट के लिए है तो उसके लिए थोड़ा जो सज़ा है वो कम कर दी जाएगी, ऐसा नहीं था। ये था कि नियम और कानून के आगे हर कोई देश का जो नागरिक है वो इक्वल है, हर किसी को सज़ा जो है बराबर दी जाएगी और जो भी काम होगा बराबर होगा, उसका कास्ट या रिलीजन कुछ भी नहीं देखा जाएगा। There were some Indians who wished that the political system of the new nation be based on Hindu ideals and that India itself be run as a Hindu state. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंडियंस थे जो चाहते थे कि जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम हो वो हिंदू के बेसिस पे हो, ठीक है, और जो मतलब हिंदू है वो अपना मतलब जो इंडिया है वो एक हिंदू स्टेट की तरह चले, हिंदू की मेजॉरिटी है क्योंकि इंडिया पे, तो हिंदू उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। कुछ ऐसा हिंदू लोग जो थे चाहते थे ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। दे पॉइंटेड टू बी एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान का कि जो पाकिस्तान की पाकिस्तान कंट्री है वहाँ पे सब लोग मुस्लिम्स ही रहते हैं,
ठीक है। तो मतलब वहाँ पे मुस्लिम्स को ही देखा जाता है, ऐसा वो लोग बोलते थे, पाकिस्तान का एग्जाम्पल देते थे। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका ये ओपिनियन था कि इंडिया में ये हिंदू पाकिस्तान कभी नहीं होगा कि मुस्लिम है तो उसको कम प्रायोरिटी मिलेगी या हिंदू है तो ऊंची प्रायोरिटी मिलेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर में बोला जो उस टाइम पे थे जवाहरलाल नेहरू कि इंडिया में हिंदू पाकिस्तान कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे सारे मुस्लिम्स रहते हैं, वहाँ पे कोई हिंदू ऐसे मतलब उस टाइम पे तो कोई हिंदू ऐसे रह नहीं रहा था। तो इंडिया में भी चाहते थे जो हिंदू लोग थे कि मेजॉरिटी यहाँ पे हिंदू है तो यहाँ पे हिंदू ही लोगों का चले थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है मना कर दिया था। तो क्योंकि मुस्लिम ही नहीं थी इंडिया पे, हिंदू या मुस्लिम ही नहीं थे, हिंदू और मुस्लिम के अलावा भी और लोग थे, सिख थे यहाँ पे, क्रिश्चियन थे, पारसीज थे, जैन्स थे। तो इंडिया ऐसी कंट्री है ना जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, पारसी है, जैन है। तो ऐसे हम हिंदूज़ को यहाँ पे ऐसे कोई मेजर प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, दे वुड हैव द सेम राइट एज हिंदूज़। तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये बोला था कि हिंदूज़ हो, भले ही मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, सबको सेम राइट दिए जाएंगे, सेम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जब जॉब की बात आएगी, गवर्नमेंट की जॉब की बात आएगी तो सेम अपॉर्चुनिटी होगी, प्राइवेट जॉब सेक्टर की बात आएगी तो सेम अपॉर्चुनिटी होगी हिंदू मुस्लिम के लिए, और जो लॉ की नियम कानून होगा वो भी हर किसी के लिए एक होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू है तो उसे मेजॉरिटी दी जाएगी, जैसे आजकल अभी देखिए इसमें पढ़ते हैं हम। फिर दूसरा, पहला तो राइट टू वोट आया, दूसरा आया लॉ के आगे सब इक्वल है, और जो तीसरा फीचर था कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये था कि थोड़ा स्पेशल प्रिविलेजेस, थोड़ा मतलब ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे उन लोगों को जो लोग गरीब हैं और जो मोस्ट डिसएडवांटेजेस इंडियन है। क्योंकि पहले से क्या आ रहा था, जब हम इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम आप देख रहे होंगे कि जो दलित लोग थे, जो शूद्र लोग थे, उस टाइम बांटे गए थे। अनटचेबिलिटी उन लोगों ने बहुत सहा था, लोग उनके पास नहीं आते थे, उनका हाथ का पानी नहीं पीते थे, जहाँ पे वो जाते थे उस जगह कोई अशुद्ध मान दिया जाता था। तो उन्होंने बहुत से जो चीज़ें हैं वो सही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे रह गई थे, वो लोग आगे डेवलप नहीं हो पाए थे। तो उनका क्या है, मंदिरों में जाना बंद हो गया था ना, पहले जो टेम्पल्स ओपन कर रहे थे लोगों ने जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तो ये था कि सिर्फ वहाँ पे क्या है, जो हाई कास्ट के लोग हैं वही लोग जा सकेंगे, ठीक है, और जो अनटचेबल लोग हैं वो वहाँ नहीं आ सकेंगे। ये सारी चीज़ें थी ना पहले। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ तो लॉन्ग डिबेट हुई इस पर, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना उसने ये भी मतलब रिकमेंड किया कि कुछ सीट्स जो गवर्नमेंट में रहेंगी वो इनके लिए रिज़र्व रहेंगे, जो लो कास्ट के लोग हैं। जैसे कि अभी भी आप देखते हैं ना, रिजर्वेशन चलता है कि जो लो कास्ट के लोग हैं, ST SC में जो आते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स लोगों में जो आते हैं ST SC में, वहाँ पे होता है ना, उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट की जॉब्स होती है वहाँ पे सीट्स के हैं पहले से ही रिज़र्व रहती हैं, कुछ उनका क्राइटेरिया परसेंटेज का वो भी कम जाता है, ठीक है। तो ये इसी वजह से जब देश आज़ाद हुआ था तो उसी टाइम से ये चीज़ लागू हो गई थी। मतलब ऐसा मानते थे ना वो लोग, जो जब इंडिपेंडेंस आई थी तो जो देश के लीडर्स थे उनका ये मानना था कि इन लोगों ने देश के आज़ाद होने से पहले बहुत सी चीज़ें सही हैं, ठीक है, और सही भी थी, अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ इन्होंने सही है। तो ये लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, ठीक है, ये उतना डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो इनको थोड़ा अलग से प्रिविलेजेस, थोड़ा बेनिफिट्स देनी चाहिए। तो सीट्स इनके लिए रिज़र्व की गई, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि ये चीज़ इनके लिए रिज़र्व की गई थी। एक मतलब खानदेकर एक जो थे उन्होंने बोला भी था कि मतलब वो भी दलित फैमिली से ही थे, तो उन्होंने बोला था कि हमें हमें दबाया गया था, इतने साल तक, 1000 of years तक हमें दबाया गया था। You engaged us in your service to serve your own ends and suppressed us to such an extent that neither our mind nor our bodies and nor even our heart work nor are we able to march forward। तो उन्होंने बोला था कि हज़ारों साल से जब देश आज़ाद नहीं था, तुम लोगों ने ही, जो तुम अपर कास्ट के लोग हो, तुमने ही हमें दबाया, तुम लोगों ने हमें दबाया था, हमने तुम लोगों की सर्विस की थी और इस हद तक तुम लोगों ने हमें दबाया था कि ना ही हमारे जो दिमाग काम करते हैं, ना ही हमारी अब बॉडी काम कर रही है, ना ही हमारा हार्ट काम कर रहा है, और ना ही हम इस कंडीशन में हैं कि हम आगे बढ़ पाएँ। तो ये सारी चीज़ें देख के उन्हें क्या है, अलग से बेनिफिट दिए गए थे। फिर तो
अलॉन्ग विद द फॉर्मर अनटचेबल, और जो मतलब अनटचेबल के साथ ही साथ जो आदिवासी और शेड्यूल्ड ट्राइब लोग थे ना, उन्होंने भी तो बहुत सारा सहा था, ठीक है। तो उनको भी रिजर्वेशन और दे दिया गया था, कहीं सीट्स या फिर जॉब्स पे उन्हें भी रिजर्वेशन दिया था। रिजर्वेशन मतलब यही है कि कुछ गवर्नमेंट की अगर जॉब्स निकलती हैं गवर्नमेंट में, तो कुछ सीट्स जो हैं जो इनके लिए बुक कर दी जाती है, जो ये लो कास्ट के लोग जिनको ST SC बोलते हैं ना, उनके लिए बुक कर दी जाती हैं। तो लाइक द शेड्यूल कास्ट दिस इंडियंस टू हैव बीन डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो मतलब शेड्यूल कास्ट की तरह जो ये ट्राइबल्स के लोग हैं, इनको भी क्या करा गया था, मतलब उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेट किया गया था, इनको भी जो है अलग किया गया था। द ट्राइबल्स हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इनको भी जो हेल्थ केयर और एजुकेशन यह सारी चीज़ें नहीं मिली थी, और इनकी जो ज़मीन है फॉरेस्ट से वो भी ले ली गई थी, क्योंकि फॉरेस्ट ट्राइबल लोग कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में ही रहते थे ज़्यादातर। तो फॉरेस्ट से उनकी ज़मीन ले ली गई, जो बाहर से आउटसाइडर्स आए थे। तो जो ये नए प्रिविलेजेस हैं ये हम लोगों को मिलने चाहिए, तो इसलिए इनको जो रिजर्वेशन दिया था ST और SC जो चीज़ें हैं, ठीक है। So the Constituent Assembly spent many days discussing the power of the central government versus through of those state government. तो असेंबली ने बहुत डिस्कस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर जानी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर जानी चाहिए, जो एक पर्टिकुलर स्टेट है ना, उनके पास कौन सी पावर जानी चाहिए, ये बहुत टाइम तक डिसाइड किया। कुछ मेंबर थे, वो लोग बोलते थे कि जो सेंटर गवर्नमेंट है उसे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तो उसको ज़्यादा पावर दो, ठीक है। कुछ लोगों का ये मानना था, और कुछ लोग ये बोलते थे कि मतलब ज़्यादा फ्रीडम और ज़्यादा पावर है वो स्टेट प्रोविंसेस मतलब स्टेट गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए। तो लोगों का अलग अलग मानना था। तो इस पर क्या है, बहुत टाइम तक जो है इस पर डिबेट चली, ठीक है। तो अ मेंबर फ्रॉम Mysore feared that under the present system democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country। क्योंकि जो मेंबर लोग मैसूर से थे वो बोलते थे कि सारा सिस्टम तो डेमोक्रेसी का वो दिल्ली में चल रहा है, तो और जगह के जो लोग हैं कंट्री को, उनको सेम चीज़ नहीं दी जाएगी। और जो मतलब ये सारे स्टेट के लोग थे ना, क्योंकि उस समय जो सारे काम होते थे वो दिल्ली से ही होते थे, तो मैसूर के लोग बोले। और मेंबर जो मद्रास से थे उन्होंने भी ये बोला कि जो प्रोविंसेस हैं, जो गवर्नमेंट है मतलब स्टेट की गवर्नमेंट है, उसे भी पावर दे देनी चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको क्या है, बैलेंस ताकि एक बैलेंस रहे, ठीक है, स्टेट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक थोड़ी बैलेंस रहे। तो इसमें क्या किया गया, 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट पास की गई कि सेंट्रल के पास कितनी पावर जाएंगी, स्टेट के पास कितनी पावर जाएंगी, ये सारी चीज़ें बताई गई। जिसमें थी यूनियन लिस्ट थी। यूनियन लिस्ट में क्या था ना कि जैसे कि टैक्सेस हो गया, डिफेंस हो गया और फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी किसकी, सेंटर की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब टैक्सेस किससे कितना टैक्स लेना है, और जो हमारी मिलिट्री है ना, डिफेंस सिस्टम हो गया, और जो फॉरेन अफेयर जो देश मतलब देश से जो हमारी बातचीत होगी, ये सारी चीज़ें जो होगी वो सेंटर की गवर्नमेंट देखेगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट में रहेगा जैसे जो एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। स्टेट देखेगी कि हमारी स्टेट की एजुकेशन क्या है, वहाँ पे हेल्थ क्या चल रही है, हेल्थ की सिस्टम जो भी है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। और जो तीसरा था वो कंकरेंट लिस्ट थी, ठीक है। पहली यूनियन लिस्ट थी, फिर दूसरा क्या आया, स्टेट लिस्ट आई, फिर तीसरी आई कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट थी कि कुछ ऐसे काम थे जो दोनों देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखेगी, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें दोनों देखेंगी, ठीक है। तो देखिए फिर जब पावर जो बटी वो ऐसे बटी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्या देखेगी, टैक्सेस देखेगी, डिफेंस देखेगी और फॉरेन अफेयर्स देखेगी। स्टेट गवर्नमेंट देखेगी हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन के बारे में। और कॉन्करेंट लिस्ट में था कि जिसमें दोनों मिलके काम करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर और फार्मर्स का हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें दोनों देखेंगी। फिर एक, अब ये तो इसकी डिबेट थी कि स्टेट और सेंट्रल को कितनी पावर देनी चाहिए। फिर एक और मेजर डिबेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये चल रही थी, जो थी लैंग्वेज के बारे में, कि कौन सी लैंग्वेज जो है कंट्री में बोलनी चाहिए।
तो मैनी मेंबर बिलीव दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव द इंडिया वाइल ब्रिटिश रूलर्स। तो बहुत से लोग थे, उनका ये मानना था ब्रिटिशर्स लोग चले गए हैं, क्योंकि वही लोग हमारे कंट्री में क्या लाए थे, इंग्लिश लाए थे ना, क्योंकि पहले देखा आपने संस्कृत बोली जाती थी कंट्री में। तो अब ब्रिटिशर्स चले गए हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ से चली जानी चाहिए। इट्स प्लेस द आर्ग्यूड शुड बी टेकन बाय हिंदी। वो बोलते थे कि जितने भी डिस्कशन हो सारे हिंदी लैंग्वेज में होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे ना, हाउएवर दोज हु डिड नॉट स्पीक हिंदी वर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें हिंदी बोलनी ही नहीं आती थी, तो उनका ओपिनियन अलग था कि अगर हिंदी चलेगी देश में, हिंदी में बात होगी तो हम लोग कैसे समझेंगे। तो स्पीकिंग इन द असेंबली ऑफ टी Krishnachari conveyed a warning on behalf of the people of South, some of whom threatened to separate from India if Hindi was imposed on them। लेकिन कुछ साउथ, जैसे साउथ के लोग, आपको पता है ना, उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती है, वो या तो वो तमिल या वहीं के अपनी कन्नड़ लैंग्वेज बोलेंगे या तो इंग्लिश बोलेंगे। तो टी कृष्णमाचारी ने ये बोला कि जो साउथ के लोग हैं, अगर वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हिंदी हम पे थोप दी जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें देश से ही अलग कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें तो हिंदी बोलनी नहीं आती है। तो वो बोल रहे थे कि इंग्लिश भी जो है होनी चाहिए। तो फाइनली ये निकल के आया कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, मतलब हर कोई जो है इंडिया में हिंदी बोल सकता है, क्योंकि तो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। लेकिन जो लैंग्वेजेस हम कोर्ट्स या फिर सर्विसेज में या फिर और चीज़ में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें हम इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। फिर मैनी इंडियन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो रोल प्ले था इंडिपेंडेंस के बाद, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के, और जिनके अंडर क्या है जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती थी वो फाइनलाइज की जाती थी भीमराव अम्बेडकर के अंडर। तो उन्होंने भी अपनी स्पीच में बोला था, अम्बेडकर ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पॉइंटेड आउट दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैड टू बी अकम्पेन्ड बाय इकोनॉमी एंड सोशल डेमोक्रेसी। अब देखिए, अब उन्होंने बोला पॉलिटिकली तो सबको इक्वल कर दिया, राइट टू वोट सबको दे दिया, ठीक है, सबके लिए लॉ इक्वल है, तो क्या इकोनॉमिकली और सोशली भी सब लोग इक्वल हैं? क्या मतलब गरीब और अमीर सब लोग बराबर हैं? ऐसा तो है नहीं। आप लोगों ने राइट टू वोट तो जो है वो इक्वली सबको दे दिया, लेकिन इससे ये नहीं होगा कि जो इनइक्वालिटी है, जैसे कि बिटवीन रिच और पुअर है और अपर कास्ट और लोअर कास्ट है, ये इंडिया से अलग हो जाएगी, दूर चले जाएगी। जैसे राइट टू वोट है कि ऊंची कास्ट नीचे कास्ट सब वोट दे सकते हैं, लेकिन इससे ये चीज़ नहीं होगी कि जो पुअर है या जो रिच है उनके बीच का डिफरेंस चले जाएगा, या फिर जो अपर कास्ट है या लोअर कास्ट है उनके बीच का डिफरेंस चले जाएगा। इससे ऐसा नहीं होगा। अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे भी रहे हो, पॉलिटिकल मतलब यही राइट टू वोट, ठीक है, और ऑल मैंस एंड वुमेन आर इक्वल बिफोर लॉ, तो ये जो राइट तुम दे रहे हो, तो इससे सोशल डेमोक्रेसी मतलब कि जो कास्ट है और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब जो पैसों से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये इक्वल नहीं होंगी इससे। तो क्या है, नए कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए जिससे कि इकोनॉमिकली भी लोग इक्वल हो, सोशली भी लोग इक्वल हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था ये कहना था। तो गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, इन पॉलिटिक्स वी हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल बी हैव इनइक्वालिटी। तो वो यही बोलते थे कि कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा रहेगा। पॉलिटिक्स में तो हमें इक्वालिटी होगी कि अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जात का हो, नीचे जात का हो, सबको वोट देने का अधिकार है। लेकिन क्या है, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इक्वालिटी नहीं है, वहाँ पे इनइक्वालिटी ही है। अगर आप अभी भी देखें तो बहुत से लोग अमीर हैं, बहुत से लोग गरीब हैं, बहुत से लोग अपर कास्ट के हैं, बहुत से लोग लोअर कास्ट के हैं। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। तो इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वॉल्यू। पॉलिटिक्स में तो हम देखते हैं एक ही आदमी है, ठीक है, सब एक है, सब एक वोट है, एक वैल्यू है। लेकिन सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ में वी शैल बाई रीज़न ऑफ आर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ। लेकिन क्या हो रहा है, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ फॉलो नहीं है, वन मैन वन वैल्यू ये नहीं है, क्योंकि आदमी है, अलग अलग उनका स्टेटस है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। पॉलिटिकल में तो हो जा रहा है, राइट सबको दिया जा रहा है वोट देने का, तो वन मैन वन वैल्यू है। लेकिन सोशल और इकोनॉमिकली वन मैन और वन वैल्यू नहीं है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अपर कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है।
तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, हर किसी को बराबर पैसा देना चाहिए, जिससे कि रिच और पुअर का ये जो है हट जाए। ठीक है, ये था। अब देखिए, हाउ आर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड। अब राज्य बनाने थे अलग अलग, ठीक है, तो राज्य कैसे बने, क्योंकि पहले ऐसे कुछ राज्य नहीं बनाए गए थे। अगर आप पहले देखें, ठीक है, जब कंट्री आज़ाद हुई थी उसके बाद तो बनी, उस टाइम तक तो जो है राज्य स्टेट्स बन गए थे। लेकिन जब कंट्री आज़ाद हुई थी ना, आज़ाद होने से पहले जब आज़ाद होने का चल रहा था कि हाँ अब आज़ाद हो ही जाएगी, उस टाइम पे लोग डर रहे थे स्टेट्स बनाने से। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी डर रही थी स्टेट्स बनाने से, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर हम स्टेट बनाएंगे तो कि कहीं कंट्री ही डिवाइड ना हो जाए। तो अगर आप 1920 के टाइम पे देखें, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो कि फ्रीडम में लगी हुई थी, स्ट्रगल करने में लगी हुई थी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा, देश आज़ाद हो जाएगा, तो इनकी लैंग्वेज के आधार पे उनको स्टेट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब जो लैंग्वेज है जो उनकी बोली है उसके अकॉर्डिंग उनको स्टेट्स मिल दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद जो है कांग्रेस ये स्टेप नहीं ले रही थी, वो अपने प्रॉमिस को मतलब तोड़ रही थी, वो स्टेट नहीं बना रही थी। फॉर इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डिस्पाइट द विशेस एंड एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी, फ्रीडम हैड कम नॉट टू वन नेशन बट टू टूज। एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मोर देन 1 million पीपल हैड बीन किल्ड। अब जैसे देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो रिलीजन के बेसिस पे देश जो है डिवाइड हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि जो इंडिया आए एज अ वन नेशन उठ के आए, कोई यहाँ पे बंटवारा ना हो। ठीक है, द विशेस एंड एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी चाह रहे थे, लेकिन जो फ्रीडम आई वो एक नेशन के साथ नहीं आई, वो दो नेशन के साथ आई। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान हो गया ना, हिंदू मुस्लिम्स के साथ आई, तो जो पार्टीशन यहाँ पे हो गया इंडिया का, जो लोग थे इस दंगे में, हिंदू मुस्लिम मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा था, जो ये दंगा हुआ था, इसमें बहुत से लोग जो है मारे गए थे इस दंगे में। ठीक है, तो अब जो कांग्रेस थी वो ये सोच रही थी कि अब रिलीजन के अकॉर्डिंग जब पार्टीशन हुआ तो इतने लोग मारे गए, तो अगर हम बोली के अकॉर्डिंग जो है डिवीज़न करते हैं कंट्री का, तो क्या उस टाइम कोई दंगे होंगे या नहीं होंगे। वो डर रहे थे मतलब इस चीज़ से, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम पे इतने दंगे हो गए तो क्या पता स्टेट पे बांट देंगे, तो क्या पता लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हो, तो वो थोड़ा डर रहे थे स्टेट्स को बांटने से। ठीक है, तो बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल थे, वो इसके अगेंस्ट थे कि बोली के अकॉर्डिंग जो है उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट नहीं बनेंगे, क्योंकि वो डर रहे थे कि पार्टीशन से इतनी लड़ाइयाँ हो गई हैं, तो कहीं रिलीजन के अकॉर्डिंग इतनी लड़ाइयाँ हो गई तो लैंग्वेज से भी अब कहीं लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ ना हो जाए। क्योंकि पार्टीशन के बाद क्या हुआ था, नेहरू सेड कि मतलब जो नेशन है वो क्या होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देश आज़ाद है तो स्ट्रॉन्गर यूनाइटेड भी होनी चाहिए। और पटेल ने भी बोला था, ठीक है, कि द फर्स्ट एंड लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मोमेंट इज़ दैट इट शुड बी मेड अ नेशन। पहली और लास्ट नीड अभी इंडिया की यही है कि अभी एक कंट्री बने, एक नेशन बने, सब लोग एक जुल कर रहें। एवरीथिंग विच हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हैड टू गो फॉरवर्ड एंड एवरीथिंग विच थ्रोस ऑब्स्टिकल इन द वे हैज़ टू बी रिजेक्टेड। मतलब ये बोल रहे थे कि जिससे अभी हमारा देश आगे बढ़े, देश का विकास हो, वो सारी चीज़ें आगे ले जानी चाहिए, और जो अभी हमारे देश का विकास होने से जो सारी चीज़ें रोक रही हैं उसको अभी पीछे ही छोड़ के जाना चाहिए। तो वो सोच रहे थे कि जैसे अगर ये लैंग्वेज वाली चीज़ आएगी तो इससे हमारा देश का विकास जो है होने से रुकेगा, तो वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब देखिए, दैट द कांग्रेस लीडर्स वुड नाउ गो बैक ऑन देयर प्रॉमिस क्रिएटेड ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन अब जो कांग्रेस लोग थे उन्होंने प्रॉमिस किया था पहले जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था कि क्या है, बोली के आधार पे क्या होगा, स्टेट बांट दिए जाएंगे। ठीक है, तो लोग इससे बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए थे कि इन्होंने पहले प्रॉमिस किया था, अब ये लोग कर नहीं रहे। तो कन्नडा के जो स्पीकर थे, मलयालम स्पीकर थे, मराठी स्पीकर थे, वो चाहते थे कि हमारा खुद का स्टेट हो, हमारी जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेट हो। तो जो स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्ट था वो भी आने को था, जो कि कहाँ से आया, जो तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट में थे ना, मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ, वो लोग प्रोटेस्ट लेके आए। ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू अपने इलेक्शन के टाइम 1952 में जा रहे थे,
तो वहाँ पे उनके इलेक्शन में बहुत से ऐसे लोग आए जो कि काला झंडा उठा के आए और उन्होंने स्लोगन बोला कि वी वांट आंध्रा, हमें आंध्रा चाहिए, ठीक है। तो अक्टूबर में देखिए, अब मेनली क्या था ना, जो ये मद्रास, तेलुगु, मलयालम, मराठा जो है अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, ये लोग चाह रहे थे कि हमें अलग स्टेट चाहिए अपना। तो जब नेहरू जी इलेक्शन के लिए उठे 1952 में, तो उसमें क्या हुआ, उस नारे में जो ये तमिल लोग थे, तेलुगु के लोग थे, ये लोग काले झंडे वे लाए और बोला कि हमें आंध्र चाहिए, मतलब हमें आंध्र प्रदेश चाहिए, हमें अपना अलग से स्टेट चाहिए। तो अक्टूबर उस साल के 1952 में अक्टूबर में क्या हुआ, एक वेटरन थे गांधीयन नेम्ड पोट्टी सिरमालू, मतलब कि जो गांधी जी को बहुत मानते थे कि हमें लड़ाई झगड़े करके कुछ नहीं मांगना है, हमें लाइक अपनी आवाज़ उठानी है, हिंसा से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वो गांधी जी को बहुत मानते थे, तो उन्होंने क्या करा, वो जैसे गांधी जी जाते थे ना, हड़ताल पे चले जाते थे, स्ट्राइक्स करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। तो पोट्टी सिरामल्लू थे, उन्होंने भी एक हंगर कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया कि हमें आंध्र चाहिए, जब तक हमें आंध्र प्रदेश नहीं दोगे तेलुगु स्पीकर्स को, तब तक हम हड़ताल से नहीं हटेंगे। तो जो है वो मतलब फास्ट रखते गए, ठीक है। बहुत सा सपोर्ट भी उन्हें मिला, ठीक है। हड़ताल बंद जो है बहुत सारे टाउन्स में देखी जाने लगी। लेकिन क्या हुआ, 15 दिसंबर 1952 को 58 डेज़ में तक वो भूखे रहे पोट्टी सिरमल्लू, तो वो जो उनकी डेथ हो गई। तो न्यूज़पेपर में ये छपा गया, ठीक है। ये न्यूज़ में उनके मरने की खबर जब आई तो पूरा आंध्र जो था वो वहाँ बिल्कुल हड़बड़ी मच गई। फिर वो और गुस्से में आ गई, तो जो प्रोटेस्ट था वो इतना ज़्यादा फैल गया, इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसको फिर देना ही पड़ा, उसको अपनी डिमांड को, उनकी डिमांड को मानना ही पड़ा कि अब तो उनको आंध्र प्रदेश देना ही पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर 1953 में एक नया स्टेट बना आंध्र, जिससे कि सब्सिक्वेंटली आंध्र प्रदेश बोला जाने लगा। तो इंडिया में सबसे पहला जो स्टेट था वो कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था 1 अक्टूबर 1953 को। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश बन गया, ठीक है। तो और भी लिंग्विस्टिक कमिटीज़ जो थी वो चाहती थी कि हमारा अलग स्टेट हो, हमारा सेपरेट स्टेट हो, हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे स्टेट हो। तो क्या, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाया गया, ठीक है। तो विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1956 रिकमेंडिंग द रिड्रॉइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज टू फॉर्म कॉम्पैक्ट प्रोविंसेस ऑफ असमीज, बंगालीज, ओरिया, तमिल, मलयालम, कर्नाटक एंड तेलुगु स्पीकर रिस्पेक्टिवली। तो सब इन सब के जो है स्टेट्स बन गए अलग अलग, असमी, बंगाली, ओरिया, ठीक है। सारे स्टेट्स बन गए, ठीक है। और जो लार्ज हिंदी स्पीकिंग थे इंडिया के, वो कहाँ चले गए, नॉर्थ इंडिया में थे। वॉज ऑल्सो टू बी ब्रोकन, अब वो भी क्या सेवरल स्टेट्स में फिर ब्रोक हो गए। अ लिटिल लेटर 1960 में जो थे बाईलिंगुअल स्टेट्स थे, बॉम्बे के बाईलिंगुअल मतलब जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, वो भी सेपरेट हो गए मराठी और गुजराती में। फिर 1966 में जो स्टेट था पंजाब का, वो भी दो में डिवाइड हो गया, पंजाब और हरियाणा में। जो पंजाब के लोग थे वो मोस्टली सिख थे, वो पंजाबी बोलते थे, और जो बचे हुए थे जो पंजाबी नहीं बोलते थे, पंजाब का जो वर्जन बोलते थे हरियाणवी, वो हरियाणा में चले गए। तो ऐसे दिखाया है कि कैसे आंध्र प्रदेश पहले स्टेट बना, आंध्र प्रदेश बनने के बाद और लोगों ने भी डिमांड की, तो ऐसे ऐसे हमारी कंट्रीज़ में जो है स्टेट जो है बन के आए। अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है कि इंडिया प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स बिफोर 14 अगस्त, मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कौन कौन से स्टेट्स थे जो प्रिंसली थे, जहाँ पे राजा लोग राज कर रहे थे। जैसे यहाँ पे देखिए कश्मीर हो गया, ठीक है, राजपूत लोग हो गए यहाँ पे, भूटान हो गया, ठीक है, हैदराबाद, मैसूर, ठीक है, यहाँ पे सब लोग जो राजा महाराजा लोग रह रहे थे जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले। और ये सारे जो जगह दिखाई दे रहे हैं, बिहार, यूके, सेंट्रल प्रोविंसेस, ये सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स के अंडर थे। फिर अब यहाँ पे बताया गया है कि जब स्टेट्स बने, ठीक है, स्टेट्स यहाँ पे बने गए, जैसे कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट्स बने गए, और जहाँ पे राजा लोग रह रहे थे वहाँ पे भी जो है अलग अलग स्टेट्स जो है बन के आए। फिर इंडिपेंडेंस के बाद तो जो है प्रिंसली स्टेट्स था ही नहीं, कहीं पे भी कोई राजा महाराजों का राज था नहीं, सारे ये लोग जो है इतने सारे जो हमारे स्टेट्स बन गए थे। अब डेवलपमेंट की प्लानिंग करने लगे कि देश में विकास भी होना चाहिए, तो प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट की प्लानिंग होने लगी।
ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, lifting India and Indians out of poverty and building a modern technical and industrial base were among the major objective of new nation। अब क्या इंडिया को क्या है, पॉवर्टी से दूर करना और यहाँ पे नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बनाना। अब ये नया ऑब्जेक्टिव था न्यू नेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देश से पॉवर्टी भी, गरीबी भी दूर करनी थी। तो 1950 में क्या है, एक प्लानिंग कमीशन जो सेटअप हुई कि इंडिया को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कुछ भी करने से पहले क्या होता है, उसकी प्लानिंग की जाती है ना। तो प्लानिंग कमीशन जो है सेटअप की गई कि कैसे इकोनॉमिकली भी जो है इंडिया को हमें डेवलप करना है, गरीबी यहाँ से मिटानी है। तो देयर वर अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन व्हाट वी कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे फिर एग्रीमेंट हुआ कि जिसे मिक्स इकोनॉमी कहती है, कि मतलब यहाँ पे जो स्टेट, मतलब जो गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट सेक्टर्स जो है, वो दोनों का इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल होगा, कि बोथ स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब्स। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है, कुछ लोग जो अपनी खुद की इंडस्ट्रीज़ खोलना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग भी जॉब क्रिएट कर सकते हैं, और जो स्टेट से, गवर्नमेंट से हैं, वो लोग भी जॉब क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि होता है ना हमारे कंट्री में गवर्नमेंट जॉब भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी जो कंपनीज़ हैं, IT सेक्टर हो गया, वहाँ पर भी जॉब्स हैं। तो मिक्स इकोनॉमी रखी गई कि स्टेट के जो लोग हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो भी जॉब जो है लेके आएंगे और प्राइवेट सेक्टर से भी लेके आएंगे जॉब्स, ठीक है। बट स्पेसिफिक दीज फ्लोर्स वर टू बी विच इंडस्ट्री शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट एंड विच बाय द मार्केट। अब यहाँ पे ये था कि कौन सी इंडस्ट्री जो स्टेट इनिशिएट करेगी, कौन सी मार्केट स्टेट कर, मार्केट को कहाँ कौन सी इंडस्ट्री जाएगी, और कैसे बैलेंस आएगा डिफरेंट रीजन और स्टेट में। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग कमीशन में प्लान किए गए। फिर 1956 में क्या, बस अगले 5 साल के लिए प्लान किया गया। अब देखिए पहले यहाँ पे तो 1950 में 5 साल तक के लिए प्लान हो गया था कि कैसे कैसे चलेगा। अब अगले आने वाले 5 सालों के लिए भी प्लान करना था, तो 1956 में अनदर 5 ईयर्स के लिए प्लान हुआ। और इस पहले तो जो फोकस था 1950 में, वो मेन फोकस था देश से हमें गरीबी कैसे हटानी है, उस पर फोकस किया गया। तो जॉब्स वॉब्स जनरेट की। फिर 1956 में अगला जो प्लान था, ये प्लान था कि हमें जो है स्टील इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ आपने पढ़ा है ना, बेसिक जो है हम यूज़ कर रहे हैं, बेसिक से बेसिक चीज़ हो गया। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट पे, और नई नई बिल्डिंग्स बनानी है, डैम्स बनानी है। तो दिस सेक्टर वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, ये स्टेट के कंट्रोल में रहेगा। आयरन और स्टील का काम हो गया, डैम्स का हो गया, बिल्डिंग्स का हो गया। दिस फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड दे फॉर दैट स्टेट ऑफ रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वॉज टू गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द न्यू फ्यू डिकेट्स। तो अगले आने वाले टाइम के लिए, अगले 10 सालों के लिए क्या है, ऐसी पॉलिसीज़ बनाने थे जिससे इकोनॉमी जो है बनी रहे। सो दिस अप्रोच हैड मेड मैनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स, इससे बहुत सपोर्टर्स बन गए थे, लेकिन कुछ लोग इसका क्या क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे। सम फेल्ट दैट इट हैड पुट इनएडिक्वेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर, कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम और चीज़ों का डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन एग्रीकल्चर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। एग्रीकल्चर को लेके कुछ चीज़ तुम कर नहीं रहे हो, और ये बोल रहे थे कि प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें तुम कर नहीं रहे हो। Still other believe that it had not taken account of the environmental implication of economic policies, ठीक है। तो महात्मा गांधी की जो फॉलोवर थी मीरा बहन, उन्होंने 1949 में लिखा कि बाय साइंस एंड मशीनरी ही में गेट ह्यूज रिटर्न फॉर अ टाइम बट अल्टीमेटली विल कॉल डिसोलेशन। उन्होंने बोला कि साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत टाइम तक चीज़ें सही रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमें नुकसान होगा, हमारे नेचर को नुकसान होगा, हमारा नेचर इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर बैलेंस, हमें नेचर को बैलेंस करके रखना चाहिए, ठीक है, अब अगर हमें अच्छे से सर्वाइव करना है। तो ये सारी चीज़ें बोली गई। फिर देखिए द नेशन 60 ईयर्स ऑन, इसके बाद क्या है, 60 साल बाद क्या हुआ था, 15 अगस्त 2007 में देश को आज़ाद हुए 60 ईयर्स हो गए थे। तो इंडिया ने क्या है सेलिब्रेट किया कि 60 ईयर ऑफ फ्री नेशन, 60 साल हमारे इंडिपेंडेंस के, ठीक है। तो इस टाइम तक कंट्री ने कितना अच्छा किया था, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई थी इस टाइम तक। तो इंडिया इज़ स्टिल यूनाइटेड एंड स्टिल दैट इज़ स्टिल डेमोक्रेटिक, जो इंडिया थी वो अभी यूनाइटेड थी और डेमोक्रेटिक थी। डेमोक्रेटिक मतलब हर किसी पर्सन को अधिकार था यहाँ पे। तो मतलब और बहुत सारे अचीवमेंट भी किए थे जिसका कि प्राउड है लोगों को,
ठीक है। मैनी फॉरेन ऑब्जर्वर हैव फेल्ट दैट इंडिया कुड नॉट सर्वाइव एज अ सिंगल कंट्री। बहुत सारे फॉरेन लोग थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया एज अ सिंगल कंट्री, एज अ वन नेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। That it would break up into many parts with each region or linguistic group seeking to form a nation of its own। वो ये सोच रहे थे ना कि बहुत सारे फॉरेनर्स लोग ये सोच रहे थे कि जो अलग अलग बोली बोल रहे हैं राज्य में वो अपना खुद का अलग देश बना लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। उनका ये मानना था कि इंडिया एज ए सिंगल कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो और कुछ लोगों ने ये सोचा कि इट वुड मिलिट्री के अंदर ही आ जाएगी, यहाँ पे जो है जो फौजी जो डिफेंस लोग हैं वो यहाँ पे राज करेंगे। इन्होंने ये सोचा कि इसके अंदर कंट्री आ जाएगी। हावर एज मच एज 13 जनरल इलेक्शन हैव बीन हेल्ड सिंस इंडिपेंडेंस। 13 इलेक्शन इंडिपेंडेंस के बाद से हो गए थे और बहुत हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स और लोकल इलेक्शन हो गए थे। अब क्या था, फ्री प्रेस है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फाइनली जो लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं, और प्रैक्टिस डिफरेंट फेथ्स हैज़ नॉट कम इन द वे ऑफ नेशनल यूनिटी। अब देखिए दूसरा साइड था, डीप डिवीज़न परसिस्ट था डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांटेस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल इतनी सारी चीज़ें आ गई थी लेकिन अभी भी क्या अनटचेबिलिटी हो रही थी दलित लोगों को, जैसे ठीक है उनको वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। हर जगह नहीं लेकिन बहुत से ऐसे पिछड़े इलाके हैं इन मैनी पार्ट ऑफ द रूरल इंडिया, दे आर नॉट अलाउड एक्सेस टू वाटर सोर्स, टेम्पल, पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। बहुत सी जगह ऐसी है कंट्रीज़ में, बहुत से रूरल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ अभी भी जो दलित लोग हैं, जो नीचे कास्ट के लोग जिन्हें मानते हैं, उनको टेम्पल में नहीं घुसने दिया जा रहा था, पार्क्स या फिर और पब्लिक प्लेसेस में नहीं घुसने दिया जा रहा था। जबकि इंडिया सेक्युलर है, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बराबर है, लेकिन यहाँ पे अभी भी क्या क्लैश आ रहा था, कहाँ पे, रिलीजियस ग्रुप में। बहुत सारे स्टेट्स में रिलीजियस ग्रुप में जो है क्लैश यहाँ पे आ रहा था। तो अबव ऑल मैनी ऑब्जर्वर जो उन्होंने नोटिस किया कि जो गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, अमीर और गरीबी के लोग के बीच में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और कुछ पार्ट है इंडिया के, कुछ ग्रुप हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, वो बहुत ही बड़े बड़े घरों में और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, अपने बच्चों को क्या है प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेम टाइम पे बहुत सी जगह ऐसी हैं जो भी अभी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आ गए हैं, संविधान लागू हो गए हैं, लेकिन इकोनॉमिकली अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है हमारी कंट्री में। बहुत से लोग हैं जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, बहुत से लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों को जो है पैसा नहीं है इतना उनके पास कि अपने बच्चों को जो स्कूल भेज सके। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो ये है कि नियम के आगे सब लोग इक्वल रहेंगे, हर किसी के लिए इक्वल रूल होगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा था। कुछ इंडियन ज़्यादा, कुछ लोग ज़्यादा इक्वल थे, उनका स्टैंडर्ड ज़्यादा बढ़ गया था, और कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब लोग थे वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या है, इंडिया का क्या हुआ था, कैसी कैसी चीज़ें जो है डेवलप हुई, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।